चलिए जुड़ के सभी। आज हम लोग जब बात करेंगे जो विभेद या विभिन्नताएं जो हम लोग 2 दिन से देख रहे हैं, उस विभेद या विभिन्नताओं में हम आज बात करेंगे लैंगिक विभेद, या फिर हम लोग बोल सकते हैं लैंगिक असमानता। इसके बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं जिसमें आप लोगों को 3-4 चीजें ध्यान से पढ़नी होती है। तीनों अलग अलग कॉन्सेप्ट है। पहला जो कॉन्सेप्ट होगा लैंगिक असमानता, ये किसको लेकर बात करेगा? महिला और पुरुष हमारे यहाँ पर किस प्रकार से अलग अलग हैं। उसके बाद दूसरा जो हेडिंग आपको दिख रहा होगा, इसमें सेक्स और जेंडर में अंतर, किस प्रकार से जैविक और सामाजिक लड़कियों में ही अलग अलग प्रकार के विभेद हैं, और महिला पुरुष को कैसे अलग अलग हम तौलते हैं, इसको लेकर के है। और तीसरा जो मुख्य टॉपिक है फेमिनिज्म, जिसको बोलते हैं नारीवाद। आज के परिप्रेक्ष्य में महिलाओं के द्वारा कौन कौन से जगहों पर या कौन कौन से स्थानों पर वो पुरुषों के समान बराबरी से काम कर रहे हैं। तो तीनों टॉपिक आपको ध्यानपूर्वक समझना होगा, और इससे प्रश्न बन रहे हैं। वर्ग 2 का टॉपिक है ये, है ना। सहायक शिक्षक में ये सीधे सीधे नहीं है, मिडिल स्कूल के टॉपिक में ये तीनों टॉपिक आपको मिलेंगे विभेद के नाम से। तो पहली बात यह है कि लैंगिक असमानता क्या है। आप लोग बताइए कि यहाँ पर हम लोग जब बात करेंगे लैंगिक असमानता की, तो एक चीज दिमाग में रखने हैं कि हमारे यहाँ पे एक पुरुष जाति है और एक महिला जाति है, ठीक। यहाँ पर किसके स्वरूप में बात की जाएगी? सोसाइटी में या समाज में पुरुषों के साथ व्यवहार और महिलाओं के साथ व्यवहार कौन कौन से परिप्रेक्ष्य में या कितना उनको वरीयता मिलता है, क्या किस किस मामले में उनके साथ विभेद होता है। आज हम लोग देखें, हर क्षेत्र में जो सुविधाएं मिल रही है, या हर क्षेत्र में जिसमें बहुत अलग अलग क्षेत्र हैं, शिक्षा के क्षेत्र है, रोजगार के क्षेत्र है, संपत्ति है, या डिसीजन लेना है, या पॉलिटिक्स का प्रतिनिधित्व करना है, इनमें किन किन क्षेत्र में पुरुषों का दबदबा है और किन किन क्षेत्र में महिलाओं का दबदबा है। तो वास्तविक रूप से देखें तो हर क्षेत्र में कौन है? हमारा जो भारत है पुरुष प्रधान देश है ना। पुरुष जो मुखिया होता है वो क्या होता है? पुरुष प्रधान कहलाता है। तो हमारे यहाँ पर एक व्यवस्था की गई है कि हम लोग महिलाओं को नेतृत्व देने के नाम पे क्या कर रहे हैं? महिला प्रधान राज्य या महिला प्रधान देश बनाने का प्रयास कर रहे हैं। और उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट काम ये किया गया है कि राशन कार्ड में महिलाओं को क्या बनाया गया है? मुखिया बनाया गया है। जिससे वो क्या है, ये क्यों किया गया है? इसको लेकर के लैंगिक असमानता हमारे यहाँ व्याप्त है, और ये माना जाता है कि सब जगह पे पुरुष ही क्या करते हैं? नेतृत्व करते हैं। तो क्यों ना महिलाओं को भी क्या दिया जाए? कुछ अधिकार दे दिया जाए, वो उनको लगे कि वो क्या है, हाँ, लीडरशिप करने वाली है, मुखिया है ना। तो आप अगर हर स्थिति में देखिए तो पुरुषों और महिलाओं को कितना अवसर मिलता है, कितने अधिकार मिलते हैं, कितने संसाधन मिलते हैं। और इन संसाधनों में आप निश्चित रूप से क्या मिलेगा? आपको भेदभाव मिलेगा। एक छोटा सा काम भी कराया जाता है, मान लो, तो अगर आप लोगों ने देखा होगा कोई जैसे मिस्त्री वगैरह का काम होता है, उसमें पुरुष जो होते हैं, है ना, पुरुष जो होते हैं, अभी कोई देखिए महिला मिस्त्री जो होता है, राज मिस्त्री, पुरुष ही होते हैं। चलो बन भी जाए, या फिर वो ईटा पत्थर ढुलाई करने का भी काम वो करते हैं, तो पुरुषों का जो तनख्वाह होता है वो थोड़ा ज्यादा होता है, महिलाओं का थोड़ा सा कम होता है। रेजा कुली जो बोल देते हैं। क्यों? यहीं पर हम क्या कर रहे हैं? लैंगिक असमानता। क्यों ऐसा है समाज में? क्या महिलाएं दिन भर काम नहीं करती हैं? क्या करती हैं, है ना। और क्या पुरुष इनसे ज्यादा काम करता? हो सकता है इनसे ज्यादा काम महिलाएं करती हो। उसके बाद हमारा जो आज के समय में लैंगिक असमानता का है, अगर कोई महिला पुरुष दोनों काम में गए हुए हैं और वही काम है ईटा पत्थर का काम, जैसे ही घर पहुंचते हैं, खाना बनाने की जिम्मेदारी किसको है? क्यों है? हैं? क्यों है? आप लोग बताइए। दोनों तो बराबर काम कर, हाँ? क्यों है?
यही तो हम बात कर रहे हैं, उसी पर हम लोग बात कर रहे हैं। क्यों है? अच्छा खाना बनाने वाला, भारत में सबसे अच्छे खाना पुरुष मेष बनाते हैं, है ना? ऐसा बात नहीं है। तो यहाँ पर आपको क्या दिखता है, खाना बनाने की जिम्मेदारी समाज तय कर दिया है कि महिलाएं खाना बनाएंगी, है ना? चूल्हा चौका का काम किसका है? अगर दोनों शासकीय सर्विस में भी हैं तो दोनों सेम नौकरी पे हैं, सेम पद पर हैं, और जब घर आते हैं तो झाड़ू लगाने का काम, खाना बनाने का काम, बच्चे संभालने का काम कौन करता है? क्यों? उसी पर बात होगी कि हम समाज ने लैंगिक असमानता या लैंगिक भेदभाव को बनाया है, ये किसी प्रकार का प्रकृति द्वारा दिया गया नहीं है, समाज के द्वारा एक संरचना है जो समय के साथ साथ, अगर कोई महिलाएं बोल दे कि तुमको खाना बनाना पड़ेगा, सेम पद है या ये बड़े पद पे है, तो शोषण हो जाएगा पुरुष का, ऐसा माना जाएगा। तो ये क्या है? यही पर बात होती है फिर लैंगिक समानता और लैंगिक असमानता की। जितने भी अधिकार दिए गए हैं, लीडरशिप का अधिकार हो, नेतृत्व करने का अधिकार हो, युद्ध में जाने की बात हो, युद्ध कौन करेगा? क्यों? महिला युद्ध में भाग नहीं ले सकती क्या? सेना में भर्ती किसकी ज्यादा होती है? महिलाएं सेना में भाग कम लेती हैं। अभी तो शुरू हो गया है, हम लोग इसी लैंगिक समानता पर ही काम कर रहे हैं, तो बहुत सारी चीजें अब मिल रही हैं। तो बात सीधी बात है, ऐसे प्रश्न को हम लोग सकारात्मक हिसाब से सॉल्व करते हैं, तो बहुत ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है। हम यहाँ पर वही बात करेंगे कि जो महिला और पुरुष है या स्त्री पुरुष के बीच जो जितने भी अधिकार होते हैं, जितने भी अवसर मिलने चाहिए होते हैं, या संसाधन, हमारे पास जितने संसाधन है बराबर वितरण होना चाहिए, वहां पर इसी स्थिति पर जो भेदभाव है वही हमारे लिए क्या है? लैंगिक असमानता है। या ये असमानता केवल जैविक अंतर नहीं है, कुछ मामलों में यहाँ देखा जाता है कि जो महिलाएं हैं पुरुषों की तुलना में शारीरिक रूप से कमजोर कुछ मामलों में मानी जाती है, लेकिन अन्य जो मामलों में, जैसे सामाजिक हिस्से की बात है या सांस्कृतिक बात है या फिर आर्थिक या राजनीतिक व्यवस्थाओं की बात है, ये बताइए क्या महिलाएं किसी राज्य या देश को नहीं चला सकती? अभी बहुत सारे ऐसे हमारे यहाँ पे नेत्री हैं जो क्या कर रहे हैं, बड़े बड़े, हमारे यहाँ देश की राष्ट्रपति महिला ही है ना? तो ये मिथ जो था पहले, क्या था, महिलाएं ये काम नहीं कर सकती, वही चीजें लैंगिक असमानता को क्या कर रहा है? निर्मित कर रहा था। लेकिन आज भी देखा जाए तो जितने भी क्षेत्र हैं जहां पर महिलाओं को अवसर मिलने चाहिए वो आज भी नहीं मिल पाते हैं। उच्च शिक्षा की बात की बहुत सारे रिकॉर्ड है ना, मैं इस पर ही एक निबंध लिखने वाला था ताकि आप लोगों को बताऊं। आज के समय में जो GER बोलते हैं, ग्रॉस इनरोलमेंट रेट, सकल नामांकन दर, है ना? सकल नामांकन दर, जैसे ही बच्चे 10वीं पढ़ते हैं, 12वीं पढ़ते हैं और उच्च शिक्षा के लिए जाते हैं, तो यहाँ पर जो महिलाओं का या बालिकाओं का, गर्ल्स का जो है एडमिशन जो दर है 12वीं के बाद तेजी से कम हो जाता है ना? लेकिन कम होने का कारण क्या है? बहुत सारे रीजन है। फिर हमारे यहाँ पे बहुत सारी सुविधाओं का अभाव है महिलाओं को लेकर के या बालिकाओं की सुरक्षा को लेकर के, इसके कारण से हो जाती है। रोजगार की बात किया जाए तो रोजगार में भी हर क्षेत्र में आज भी महिलाओं से ज्यादा पुरुष रोजगार में है। इसीलिए आज के समय में अब संपत्ति को लेकर के भी पुरुषों के तुलना में आप लोगों ने देखा होगा, इसमें बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं, जितने भी वैकेंसी या जितने भी आप लोगों का उच्च शिक्षा में भर्ती होता है उसमें सरकार ने लैंगिक समानता लाने का प्रयास किया है। और जितने भी सीट होते हैं, मान लो 100 सीट है, 100 सीट में फीमेल कैटेगरी के लिए कितना परसेंट? 33% तो सीट किस पर जाएंगे? महिलाएं ही जाएंगी। तो कितना हो गया? 67 बच गए। ठीक, 100 सीट का वैकेंसी निकलता है, उसमें 33 सीट महिलाएं ही रहेंगी। ठीक, अब 67 सीट में जितने लोग टॉप करेंगे उसमें अगर 50 महिलाएं भी हैं तो 50 इस 67 में 50 महिलाएं भी वो ले लेंगे, उसके बाद इसके नीचे और 33 होंगे, उन लोग भी लेंगे। ये व्यवस्थाएं की गई है। हमारे यहाँ आरक्षण का रोस्टर महिलाओं के लिए दोनों प्रकार से लागू होता है,
कभी आप लोगों को बताऊंगा, वर्टिकल रिजर्वेशन और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन होता है। उसके बाद संपत्ति के लिए भी हमारे यहाँ पे लैंगिक समानता लाने के लिए बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं। जैसे कि हमारे यहाँ पर क्या है, अगर कोई परिवार में 2 भाई है और 1 बहन है और पार्टीशन हो रहे हैं, इन लोग बंटवारा हो रहा हो, तो जो संपत्ति होता है वो दोनों भाई में बराबर बराबर बंटता है, होता है अभी। लेकिन हमारे यहाँ पर क्या कहते हैं, संविधान के द्वारा एक अधिनियम दिया गया है, संपत्ति अधिकार अधिनियम। उसमें कहा गया है कि ऐसा नहीं है कि बहन है ससुराल चली गई, इसका मतलब ये नहीं है। आपका जो हिस्सा होगा कितने हिस्सों में बटेगा, 3 हिस्सों में बटेगा। ये संपत्ति का अधिकार और लैंगिक समानता को ही दूर करने का प्रयास है, असमानता को भी दूर करने का प्रयास है। जितने भी लोग हैं, अगर 1 भाई 1 बहन है तो 2 हिस्से में बटेंगे। लेकिन हमारे यहाँ पे समाज में बहुत सारे ऐसे प्रावधान हैं, सामाजिकता चल रही है, तो अधिकतर क्या कहते हैं, दोनों भाई में बंटवारा होगा, बहन कुछ 2-4 हजार रुपए लेकर के क्या करता है, सभी संपत्ति को भाई में। ये व्यवहारिकता के हिसाब से चल रहा है। नियम कहता है कि क्यों इनको नहीं मिलेगा, माता पिता के तो ये भी संतान है ना, भले ससुराल वो चले गए हैं, इसलिए महिलाओं को दोनों जगह पर संपत्ति का अधिकार प्राप्त है, एक तो ससुराल में भी और एक अपने मायके में। तो असमानताएं बहुत सारी हैं, लेकिन उनको दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। बहुत सारे जो प्रश्न बनते हैं कुछ मामलों पर, जो नए नए प्रावधान जो आते रहते हैं, नए नियम या अधिनियम, उस पर लेकर इस टॉपिक से प्रश्न बनते हैं। तो इसको लेकर के आप लोग थोड़ा सा अलर्ट रहेंगे कि महिलाओं को लेकर के क्या क्या प्रावधान किए जा रहे हैं, उनके विशेष सुविधाओं को लेकर के। वैसे ही निर्णय लेने का अधिकार आज भी हमारे यहाँ पर देखा जाता है पुरुषों की तुलना में महिलाओं को बहुत कम है ना। अगर जिस जगह पर महिलाएं ज्यादा निर्णय ले रही हैं और पुरुष पुरुष निर्णय नहीं ले रहे हैं, तो उस परिवार को किस दृष्टि से देखा जाता है। एक बहुत पहले कहावत था, जो जहाँ पे महिलाएं नेतृत्व करती थी और हो सकता है उसके नेतृत्व में कुछ गड़बड़ हो जाता था, है ना। तो पहले के समय में सुने होंगे आप लोग, जी हाँ डउटी सियानती है मरे बिहान, ऐसा बोला जाता था, सुने हो। तो ये क्या है, जहां पर महिलाएं नेतृत्व करती है वहां पे पूरा उसका परिवार का बंटाढार हो गया। लेकिन हमारे देश की राष्ट्रपति तो क्या देश का बंटाढार हो रहा है क्या। तो वो सब चीजों में क्या हो रहा है, बदलाव आ रहा है। राजनीतिक प्रतिनिधित्व में इस पर भी हम लोग देखते हैं बहुत क्षेत्र पे पिछड़ा हुआ है। और अभी कुछ महीनों में आप लोगों ने देखा होगा, महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा में 50% रिजर्वेशन का एक बिल था कि आधा पुरुष और आधे महिलाएं, है ना। आज भी हमारे यहाँ पर जो सरपंच चुनाव होता है, या फिर हम लोग बोले स्थानीय निकाय का चुनाव, ये अच्छा शब्द होगा, स्थानीय निकायों में फिर क्या क्या आते हैं, जिला पंचायत, जनपद पंचायत सदस्य या अध्यक्ष का चुनाव। उसमें हम लोग देखते हैं कि आज लैंगिक समानता को राज्य सरकार, छत्तीसगढ़ सरकार दूर करने के प्रयास किया जा रहा है। और 50% सीट, अगर छत्तीसगढ़ में 12,000 ग्राम पंचायत हैं, तो 6,000 सीटों में, 6,000 ग्राम पंचायतों में महिला सरपंच का क्या रहेगा, सीट रहेगा। और जो बचे 6,000 और हैं, उसमें वो तो फ्री है, मुक्त सीट होता है, उसमें फिर से महिलाएं जा सकती हैं। आज भी देखिए हमारे यहाँ पर 7,500 से 8,000 अभी महिलाएं हैं सरपंच, ठीक है। लेकिन काम कौन कर रहा है, ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है। काम कौन करते हैं, ये सुने हैं, एसपी लोग, है ना, एसपी ही बोला जाता है। सरपंच, सरपंच पति, वही तो प्रतिनिधि बनेगा, है ना, दूसरा को कैसे बना दोगे। तो राजनीतिक प्रतिनिधित्व के क्षेत्र में पुरुषों की तुलना में कम अवसर मिलते हैं। यही सब अवसरों को क्या है, दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। और हम लैंगिक समानता को थोड़ा सा बांटने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें बहुत सारे मुद्दे हैं जो आप लोगों को सकारात्मक मुद्दे लगते हैं कि महिलाओं को कौन कौन से अवसर मिल रहे हैं या मिलने चाहिए, वो ऑप्शन में रहते हैं, तो उसी हिसाब से चलेंगे, ठीक है।
इसके बहुत सारे उदाहरण है भाई, उसके हिसाब से आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे हर जगह पे। लैंगिक असमानता का प्रभाव व्यक्ति के जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में दिखाई देता है। जैसे कि बात करें, अगर कई परिवार में लड़कों की शिक्षा को अधिक महत्व दिया जाता है जबकि लड़कियों को घरेलू कार्य तक सीमित रखा जाता है। एक भाई एक बहन है तो पढ़ाया किसको अच्छा जाता है? क्यों? हाँ, क्योंकि उनको माता पिता को कौन पालेगा? बेटा ही तो पालेगा। ये सामाजिक सोच है, लेकिन अभी ये जो विचारधारा है वो बदल रही है ना। और लड़की को क्या करना है? ससुराल जाके, हाँ, सिलेंडर जलाना है, चूल्हा चौका का तो रोल नहीं है। उसके बाद कई ऐसे स्थान हैं जहां पर हम अभी बात किया ना कि कुछ ऐसे स्थान होते हैं जहां पर समान काम के लिए भी महिला और पुरुष को अलग अलग वेतन दिया जाता है। इसके लिए भारत के संविधान में आर्टिकल 39 बना है, समान काम के लिए समान वेतन। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि कोई भी नौकरी जो होता है, वैकेंसी आती है, उसमें महिला और पुरुषों के वेतन में कोई अंतर नहीं होता है। क्यों? क्योंकि संविधान में ही। लेकिन जो असंगठित क्षेत्र हैं जिस पर कोई कहना चाहिए सरकार का नियंत्रण नहीं है, वैसे कामों पे आज भी क्या किया जा रहा है? वैसा ही आप लोगों को पगार जो होता है दिया जा रहा है। जैसे खेती में काम कराने के लिए पुरुषों को थोड़ा ज्यादा पैसा दे दिया जाता है, महिलाओं को 20 रुपये कम दिया जाता है। तो वो चीजें क्या करता है? लैंगिक असमानता को दिखाता है। इसके अतिरिक्त लैंगिक असमानता में बाल विवाह, ये सभी चीजें अब बंद हो चुकी है। हालांकि इसको लेकर ही प्रश्न बनते हैं। बाल विवाह के लिए भारत सरकार ने अधिनियम बनाया है, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, ठीक है, 2005, 1986 ऐसे बने। दहेज प्रथा के लिए दहेज प्रथा प्रतिषेध अधिनियम 1961 बना हुआ है। कन्या भ्रूण हत्या के लिए भी बना हुआ है ना। उसके बाद घरेलू हिंसा के लिए भी, घरेलू हिंसा, महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा के लिए भी 2005 में अधिनियम बना हुआ है। ये सब अधिनियम इसलिए लाए गए हैं क्योंकि कुछ समय पहले इन्हीं कारणों को लेकर के महिलाओं के साथ असमानता का या दुर्व्यवहार किया जाता था। यहां पर आप लोगों को कुछ दिख रहा है क्या? ये सब चीज अब हो रहे हैं, है ना, बदलाव आ रहा है। तो यहाँ समानता का प्रतीक है कि कौन सा क्षेत्र है जो छूट गया है। हर क्षेत्र में अभी महिलाएं पुरुषों के साथ समानता के साथ आगे बढ़ रहा होता है। एक आंकड़े हैं जिसको आप लोगों को लिखना भी है। हमारे यहाँ पर हर साल सर्वे होता है और सर्वे में क्या दिखाया जाता है? जेंडर गैप इंडेक्स जिसको कहते हैं, जेंडर गैप। और इस साल का जो आंकड़ा कहता है कि कौन सा देश महिला और पुरुषों के साथ असमानता का व्यवहार करता है, उसके रिकॉर्ड हैं। और बहुत सारे रिकॉर्डों में कई ऐसे सारे टूल्स हैं, उसको आधार माना जाता है। 148 देशों का रिसर्च किया गया है, अध्ययन किया गया है इस साल, और ये पाया गया कि भारत में आज भी लैंगिक असमानता, महिला और पुरुषों के बीच क्या है? विभेद पाया जाता है। ऐसे मामले में 131वां स्थान होना बहुत दयनीय स्थिति है। जेंडर गैप इंडेक्स, या फिर हम लोग इसको बोलते हैं वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक। एक सबसे महत्वपूर्ण जो है, आखिर असमानता का व्यवहार लोगों के साथ कैसे होता है? तो सबसे पहले जो परिवार सामाजिक रूप से क्या करती है, प्राथमिक इकाई है, वहीं से ही आप लोग देखेंगे कि वहीं से ही महिला पुरुषों के साथ अलग अलग बिहेव शुरू हो जाता है। तो समाज और परिवार से ही लैंगिक असमानता शुरू हो जाती है। अगर एक परिवार है और बालक और बालिका एक उम्र के हैं और बालक 8 बजे रात में घूमकर घर आता है तो उसको ज़्यादा डांटा नहीं जाएगा। लेकिन एक बालिका जो है 8-9 बजे रात में वो घर आती है तो उनको निश्चित रूप से, है ना, क्यों? क्योंकि हम आज भी क्या मानते हैं, दोनों में अंतर है ना। लड़का घूमेगा चल जाएगा लेकिन तुमको नहीं घूमना है। ये सामाजिक संरचना का एग्जाम्पल है। सामाजिक असमानता वो शुरुआत कहाँ से होता है? परिवार से। निश्चित रूप से
सुरक्षात्मक या फिर रक्षात्मक उपाय हम लोग करते ही हैं, लेकिन एक सामाजिक व्यू से सोचे तो ये चीजें हम ही भेदभाव कर रहे होते हैं। तो ये थोड़ा सा एक हिस्सा था लैंगिक असमानताओं को, किस किस जगह पर हम लोग क्या करते हैं, शोषण करते हैं, अपमान करते हैं, भेदभाव करते हैं, वही असमानता है। और हमारे यहाँ पे रैंक जो कितना है 131। कुछ बिंदु हैं किस किस क्षेत्र में, जो अभी हम लोग सभी क्षेत्रों की बात किए हैं, सामाजिक क्षेत्र में, समाज में, राजनीति में भी आज भी हम लोग देखते हैं कि अंतर है। वैज्ञानिक क्षेत्र में आप लोग देखें कितने पुरुष वैज्ञानिक है, कितने महिला वैज्ञानिक है, तो पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या कम ही है। स्पोर्ट्स में जितना अभी तो इसीलिए लैंगिक अंतराल को पाटने के लिए क्या किया जा रहा है, हर खेल में 2 टीम बनती हैं, एक पुरुषों का एक महिलाओं का, लेकिन भागीदारी आज भी इनमें कम है। इंटरटेनमेंट में महिलाओं की भागीदारी कम थी, वो भी अब धीरे धीरे मनोरंजन में जो एक्टर एक्ट्रेस होते हैं उनको बराबर क्या मिल रहा है, काम मिल रहा है। आर्थिक क्षेत्र में आज भी पीछे हैं, कितने महिलाएं आज के रूप में अपने में स्वावलंबी हैं, तो ये पुरुषों की तुलना में आज की रिकॉर्ड भी आज भी कम ही है। शैक्षिक पढ़े लिखे में अभी अभी थोड़ा उल्टा हो रहा है ना, कि शैक्षिक स्थिति जो है पुरुषों की तुलना में जो महिलाएं या बालिकाएं हैं वो पढ़ाई में अब ज्यादा आगे आ रहे हैं। ये कुछ सालों से ये दिखने को मिल रहा है ना। और हर क्षेत्र में देखिए, वहां पर आप किसी भी एग्जाम का टॉप 10 देखते हैं तो टॉप 10 में पहले अगर किसी 90 नंबर या 10 नंबर पे महिला होती थी तो वो उनको स्पेशली बताया जाता था कि टॉप 10 में महिला का स्थान है। अब ऐसा देखा जाता है कि 4 महिलाएं 6 पुरुष, 6 महिलाएं 5 पुरुष, इस प्रकार से। ये स्थिति किसको दिखाता है, शैक्षिक स्थिति के अच्छी स्थिति को। हालांकि आज भी हम लोग बालिकाओं को लेकर के शैक्षिक स्थिति में पीछे ही हैं। अन्य क्षेत्र में भी या और कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं जहां पर हम लोग क्या करते हैं, महिला और पुरुषों के बीच असमानता या भेदभाव करते हैं। चलिए, और एक टॉपिक है जिसको हम बोलते हैं, हम लोग दोनों शब्द है सेक्स और जेंडर, हिंदी में दोनों के लिए किसका उपयोग करते हैं, लिंग शब्द का उपयोग करते हैं। एक होता है स्त्रीलिंग और एक होता है पुल्लिंग। लेकिन यहाँ पर महिला और पुरुष का होना, जब हम लोग बात करेंगे महिला और पुरुष का होना, जो जन्म लिया जाता है कि बालिका का जन्म हुआ और बालक का जन्म हुआ, तो वहां पर का जो अंतर है वहां पर हम लोग उसको किस रूप में मानते हैं, जैविक अंतर। ठीक है, तो उसके लिए कहा गया है कि मनोवैज्ञानिकों का मत है कि जो सेक्स शब्द है, जो लिंग शब्द है, उसकी अवधारणा जैविक है। कोई भी बच्चे का जन्म हुआ वो बालिका है तो स्त्री कहलाती है, और बालक है तो वो पुरुष कहलाता है। जब उनका जन्म हुआ होता है तो वो केवल और केवल शारीरिक रूप से ही दोनों में अंतर होता है ना। लेकिन जैसे जैसे वो समाज या परिवार की इकाई के रूप में उनका विकास होता है, 2 महीने का हो गया, 3 महीने का बच्चे का हो गया, उसके बाद परिवार से ही उनको हम लोग एक दूसरे लैंगिक विभेद में उनको शामिल करते हैं। दूसरे लैंगिक विभेद का मतलब जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जेंडर। अब समझिए, जैसे ही 2 महीने का कोई बच्चा है और बालक और बालिका एक ही घर में जन्म हुआ है अलग अलग, तो बालक के लिए पैंट शर्ट और बालिका के लिए क्या पहनाना शुरू कर देंगे, फ्रॉक। क्यों? हम लोग 2 अंतर की बात करेंगे। एक अंतर जो प्राकृतिक रूप से बालक है और बालिका है ना, ये अंतर जो कहलाएगा, क्या कहलाएगा, जन्मजात जैविक अवधारणा। जो बालिका है वो बालिका है, बालक है वो बालक है। लेकिन जैसे जैसे उनका विकास होता जाता है, समाज उसको लड़की होने का जो उनका कहना चाहिए पूरा सामाजिक रीति रिवाज है उस पर थोपा जाता है, और लड़का होने का जो सामाजिक रीति रिवाज लड़के पर थोपा जाता है। और वो उनके हिसाब से ही लड़की का जो विकास है, सामाजिक विकास, वो उसी हिसाब से चलना शुरू हो जाता है, और लड़के का सामाजिक विकास है उस हिसाब से चलना शुरू हो जाता है। और यहाँ पर जो जेंडर का कॉन्सेप्ट है, सामाजिक अवधारणा है, समाज ने लड़के और लड़कियों को अलग अलग बनाया है। शारीरिक रूप से दोनों में अंतर है, वो अंतर क्या कहलाएगा, जैविक अंतर। लेकिन बहुत सारे चीज हैं जो हम लोग समाज ने ही हम बच्चों को दिया है, वो कहलाता है जेंडर या सामाजिक अंतर। तो 2 कॉन्सेप्ट है इसके लिए। सेक्स के लिए हम लोग बोलेंगे जैविक कारक है, जिसमें स्त्रीलिंग और पुल्लिंग जन्मजात होते हैं, और बाद में जो जेंडर शब्द जुड़ता है,
वो समाज के द्वारा और हमारे बीच जो कल्चर पनपा है उसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, बच्चों को वैसा ही डेवलप करके चले जाते हैं। और देखते हैं, मान लो कुछ काम है, कुछ काम है, जैसे बच्चे का, दो बच्चे हैं घर में, दोनों का डेवलपमेंट अच्छे हो रहा है, तो घर में झाड़ू लगाने का काम शुरू से ही बच्चों को किसको दिया जाएगा, बालिका को दिया जाएगा। पानी भरने का काम किसको दिया जाएगा, दुकान से सामान लाने का काम किसको दिया जाएगा, बालक को दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि यहीं पर हम लोग क्या करते हैं, धीरे से हम लोग जेंडर में सामाजिक रूप से उनको अंतर करना शुरू कर देते हैं। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं, जैसे महिलाओं को माना जाता है कि वो क्या होते हैं, भावुक होते हैं। ठीक है, ये समाज ने माना है। ठीक है, और वो जेंडर की अवधारणा है। ऐसा थोड़ी कि आप छोटी छोटी बातों पे रोते हैं, समाज ने आपको बोल दिया है, आप क्या करते हैं, छोटी छोटी बात पर रोते हो। मान के चलो एक लड़का खेल रहा था और वो थोड़ा सा गिर गया और रोने लग गया, तो क्या बोला जाएगा, क्या लड़की जैसे रो रहे हो, बोला जाएगा। तो ये क्या है, लड़की जैसे रोना आप एक डाल दिया गया, जेंडर के रूप में, सामाजिक के रूप में उसको थोप दिया गया, है ना। तो ऐसा जो अंतर है, ऐसा जो विभेद है, जो समाज ने हमारे बालक और बालिका के विकास में क्या कर दिया, अलग अलग बांट दिया, विभेद कर दिया, वो जेंडर कहलाता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, ये चीज जन्मजात नहीं होता। जैसे कोई पेड़ चढ़ना होगा किसी को, तो अगर कोई लड़की पेड़ में चढ़ गया, ऊपर चढ़ गई है, तो उसको बोला जाएगा क्या है, लड़की जैसे, लड़के के जैसे पेड़ पे चढ़ रहे हो, है ना। तो पेड़ चढ़ने का काम तुम्हारा थोड़ी है ना। ड्रेस कोड, ड्रेस कोड समाज ने तय कर दिया है ना, कि आप महिलाएं हैं या बालिकाएं हैं तो आप क्या क्या पहनेंगे, आप बालिकाओं के जैसे या साड़ी पहनोगे, सलवार सूट पहनेंगे, या जो भी वेशभूषा है जो लड़कियां पहनती है वो पहनेंगे। इसमें भी बदलाव आ रहा है। बहुत सारे ऐसे जो बालिकाएं हैं वो क्या करते हैं, जीन्स भी पहनते हैं, टी शर्ट भी पहनते हैं, अन्य कपड़े भी पहनते हैं। तो थोड़ा सा अंतर आ रहा है, पहनते हैं ना लोग। लेकिन ये चीज लड़के नहीं कर सकते। क्या कोई, आप लोग कल मैं बोलूँ आप लोगों को महिलाओं का ड्रेस पहन के, साड़ी पहन के आना है या सलवार सूट पहन के आना है, तो आप नहीं कर सकेंगे, क्योंकि समाज ने क्या कर दिया है, उसको अंतर। दिक्कत ही क्या है फिर, जब लड़कियां लड़कों के ड्रेस पहन सकते हैं तो आप लोग भी पहन सकते हो। एक दिन पहन के गांव में घूमना, है ना। लड़कियां अगर घूमेंगे तो कोई ज्यादा कुछ नहीं होने वाला, लेकिन आप लोग एक बार साड़ी पहन के, सलवार सूट पहन करके एक गांव में भ्रमण करें, तो आपको देखने के लिए बहुत लोग इकट्ठा हो सकते हैं, है ना, ये क्या हो रहा है। मैं जो बोलना चाह रहा हूँ, देखिए, हर मामले पे जो विभेद की बात किया गया है, समाजीकरण, परंपराएं या रूढ़ियां और अवसरों की जो असमानता हम लोग अभी जो देखे हैं, जो अंतर हम लोग देखे हैं, उस अंतर के कारण ही ये सब चीज विकसित हुआ है। पुराने लोगों ने क्या कर दिया, जैविक रूप से तो महिला पुरुष समान है, जो चीजें महिलाएं कर सकते हैं वो चीजें पुरुष भी कर सकते हैं, जो पुरुष कर सकते हैं महिलाएं भी कर सकती थी। लेकिन समाज ने उनको क्या बना दिया, अपने अपने हिसाब से उसको अंतर कर दिया। ठीक, अक्सर सेक्स और जेंडर शब्दों का प्रयोग एक दूसरे के स्थान पर किया जाता है, लेकिन जबकि दोनों में अलग अलग अवधारणाएं हैं। सेक्स का संबंध व्यक्ति के जैविक विशेषताओं को लेकर है। जैविक मतलब जन्म को लेकर, कि जो बालिका का जन्म हुआ है बालिका है, बालक है तो बालक है ना। उसके शरीर की संरचना हो गया, प्रजनन अंग हो गए, गुण सूत्र जो एक्स एक्स और एक्स वाई है उसको लेकर के है, हार्मोन को लेकर है, ये तय करता है कि वो पुरुष है या महिला है। लेकिन जैसे ही हम लोग बात करते हैं सामाजिक और सांस्कृतिक अवधारणा को, तो समाज ने क्या कर दिया है, स्त्री और पुरुष को अलग अलग तरीके से निर्धारित कर दिया। जैसे भूमिकाओं को लेकर कि आपका काम क्या है, अभी बताया ना आप समानता कैसे हैं, आपका काम घरेलू का काम है, आपका काम पैसा कमाना है ना। खाना बनाने का काम किसका है, महिलाओं का है, झाड़ू पोछा करने का काम महिलाओं का है। ये बांट दिया गया, यहीं पर हम लोग काम में और भूमिकाओं में हम लोग ने बांट दिया, तो महिला पुरुष में यहाँ पे अंतर हो गया। व्यवहारों में या अपेक्षा या जिम्मेदारी में, व्यवहार का मतलब है कि भावुक व्यवहार होना, और पुरुष पुरुष जो है, जो भावुकता है वो ज्यादा प्रदर्शित नहीं करते, बहुत भावुकता होने के बाद भी नहीं दिखाते। लेकिन महिलाओं को बोला जाता है कि थोड़ा थोड़ा में क्या करना है आपको,
रो लेना है, रो लेना है ना। तो ये क्या है, सामाजिक रूप से हम लोग क्या कर रहे हैं, व्यवहार में डालते हैं, या आ जाता है किस कारण से, जो हम कल्चर, जिस कल्चर में रह रहे हैं, जिस समाज में रह रहे हैं, वहां पर वो माहौल ही है। कुछ ऐसे गर्ल्स जो हैं, जो हर काम पुरुषों के जैसे करते हुए आगे बढ़ रही होती हैं, उसको लेकर के समाज क्या करता है, विशेष ताना देना शुरू कर सकता है। ये इस पर जैसे छोटे छोटे बाल करके घूमना, वो कहा जाएगा कि उम्र है 20-25 साल, आप लोगों की उम्र में आप थोड़ा सा बाल को पुरुषों के जैसे कटवा करके आप घूमिए, कोई ना कोई आपको बोलेगा ही, है ना। या फिर वैसा ही जैसे बाइक चलाना, एक सामान्य रूप से बाइक चलाना किसका काम है माना जाता है, पुरुषों का। स्कूटी कौन चलाएगी, महिलाएं। तो कुछ है चीजें जो क्या करता है, उनकी जिम्मेदारी और अपेक्षाओं को लेकर के हमने क्या कर दिया है, बांट दिया है, अलग अलग कर दिया है, और इसी कारण से हम लोग विभेद को लेकर के काम कर रहे हैं। बार बार यही कहा जाता है कि किसी भी प्रकार से हम लोग अंतर हमें नहीं करना चाहिए। ये मूल इसका सार है, दोनों में कैसे अंतर होता है। हम लोग अगर इसकी बात करें तो ये जैविक होगा और ये सामाजिक होगा। ये जन्म के समय से निर्धारित हो जाता है, ये समाज और संस्कृति की तरह तय होता है, ये सामान्यतः स्थायी होता है परिवर्तन, और ये होता है समय और समाज के अनुसार आप अपने व्यवहार में क्या कर सकते हो, बदलाव ला सकते हो। इसका जो आधार होता है शरीर की संरचना, उसका क्रोमोसोम या हार्मोनल चेंज, ये तय करता है ये समाज में वो कौन सी भूमिकाएं निभा रहा है। इसके कारण से स्त्रीत्व, व्यवहार के कारण से स्त्रीत्व और पुरुषत्व और समाज की अपेक्षा, ठीक। इसी कारण से इसके लिए एक शब्द है स्त्रीत्व। हो सकता है कोई पुरुष स्त्री के जैसे व्यवहार करता हो, वैसा ही वो काम करता हो, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, स्त्रीत्व का भाव। और कोई ऐसी महिला है जो पुरुषों के समान पूरा कार्य करता हो, सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, पुरुषत्व का भाव। और महिला या पुरुष होना है तो जैविक है ना, बायोलॉजिकल है, जो प्रकृति के द्वारा प्रदत्त है। चलिए, ये भी आपके लिए है कि कैसे हम लोग सामाजिक असमानता, लैंगिक असमानता, नारीवाद, या इस पर कितने लोगों ने क्या क्या कहा है। बहुत सारे ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जो दोनों के अंतर को अलग अलग तरीके से बताने का प्रयास करते हैं। फ्रायड कहते हैं जितना भी पर्सनालिटी का विकास होता है, उन्होंने जो कॉन्सेप्ट कैसा दिया था, इड, ईगो, सुपर ईगो। तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए क्या जिम्मेदार होता है, इड, ईगो, सुपर ईगो। और वहीं पर स्त्री और पुरुष के व्यवहार में कुछ अंतर हमको देखने को मिलता है। वो दोनों प्रकार से होते हैं, जैविक और मनोवैज्ञानिक विकास। मनोवैज्ञानिक विकास में हम लोग बोले कि अगर बुद्धिमान कौन होता है, पुरुष या महिला, महिला, ये तय नहीं किया जा सकता, है ना। ये कैसा होगा, उनका जो साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट हुआ है उस पर तय होगा कि वो क्या है, वो कितना इंटेलिजेंस या कितना बुद्धिमान है। अल्फ्रेड एल्डर ने भी अपने लैंगिक असमानता को समझाने के लिए क्या किया, उन्होंने कहा कि महिला और पुरुष में अंतर करना समाज में व्याप्त कुरीतियां, समाज में व्याप्त वहां की सिचुएशन के हिसाब से अंतर पाया जाता है। अगर हम लोग जैविक रूप से देखें तो जैविक रूप से महिला और पुरुष में कोई अंतर नहीं है, समाज के द्वारा ही लड़की और लड़के में अंतर धीरे धीरे किया गया है और निर्धारण किया गया है। बहुत सारे ऐसे इसमें चीजें आती हैं, जैसे अभी विवाह के बाद श्रृंगार की बात की जाती है ना। तो श्रृंगार केवल महिला क्यों करे, ये किसने बनाया है, समाज ने ही तो बनाया होगा, है ना। और पुरुषों के लिए तो बनाने वाले कौन होंगे, पुरुष समाज ही होगा, कि विवाह के बाद जो श्रृंगार होता है महिलाओं का, तो वो धारण करेंगी, समाज के द्वारा ही तय है। जीन पियाजे ने जो अपना कौन सा विचार दिया था, संज्ञानात्मक वाला। तो संज्ञानात्मक विकास में जब बालक और बालिका का विकास हो रहा होता है, तो जेंडर संबंधी अवधारणा के लिए उन्होंने कहा कि जो भी जेंडर का कॉन्सेप्ट है, जेंडर मतलब सामाजिक जो जेंडर की बात है ना,
वो किस पर डिपेंड करता है? उनके संज्ञानात्मक विकास पर। समाज का कोई ये नहीं है, अगर कोई बालिका चाहे अपना विकास करना चाहे तो पुरुषों के समान वो क्या कर सकता है? अपना संज्ञानात्मक विकास से अपना अपना खुद का विकास कर सकता है। कोहलबर्ग ने भी क्या कहा है? कोहलबर्ग ने भी कहा कि जेंडर विकास का जो संज्ञानात्मक सिद्धांत जो किसने दिया था, जीन पियाजे ने, वैसा ही इन्होंने नैतिकता को जोड़ा था, आप लोगों को मालूम होगा। और उसमें ये बात कही गई थी कि नैतिकता आना, ये कौन पुरुष ज्यादा नैतिक वाले होते हैं कि महिला ज्यादा नैतिक वाले होते हैं, ये तय नहीं किया जा सकता। जिस पे नैतिकता ज्यादा है उस हिसाब से जेंडर विकसित होता है और स्थायी रूप से डेवलप होता है। बंडूरा ने सिद्धांत दिया था किसका? समाज में सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। और उन्होंने भी कहा था कि बच्चे अनुकरण और प्रोत्साहन द्वारा जेंडर भूमिकाएं सीखते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात कही गई थी कि आपके समाज पे जैसे जैसे लोग हैं, अधिगम मतलब सीखना ही होता है, जो जैसा व्यवहार कर रहा होता है वैसे ही लोग व्यवहार करना सीख जाते हैं। अगर कोई महिला है और महिलाओं के जैसे उनका व्यवहार, सामाजिक व्यवहार चल रहा है, तो बालिका का जो विकास होगा उसके हिसाब से, महिलाओं के हिसाब से वो स्वतः हो जाएगा। तो जेंडर जैसे जैसे समाज में लोग व्यवहार करते हैं वैसे वैसे वो उनका क्या करते हैं? अनुकरण करते हैं और वैसा ही जेंडर की भूमिकाएं निभाते हैं। और इनके लिए क्या क्या जिम्मेदार है? परिवार, विद्यालय और मीडिया जिम्मेदार होता है। सेंड्रा बेन का नाम सुने हैं? उन्होंने कहा था जेंडर स्कीमा सिद्धांत दिया है। अब स्कीमा क्या है? स्कीमा का मतलब हो गया कि आप जैसे जैसे आगे बच्चा है और जैसा जैसा वो अपना विकास कर रहा है, आगे बढ़ रहा होता है, वो लोगों को देख रहा है और देखने के बाद उनकी छवि उसके मस्तिष्क में छप जा रही है। और जैसे ही उनकी जो कहना चाहिए उनका जब समय आता है तो वो वैसे ही भूमिकाएं निभाता है जैसे उसके दिमाग में स्कीमा बना हुआ है, छपा हुआ है ना? और वही क्या है, उसके व्यवहार में आता है, उसके सोच में आता है और वो वैसे ही भूमिका निभाते चलता है। ये भी एक क्या है, महिला और पुरुष के या लैंगिक असमानता के बारे में जो अवधारणा दिया गया था उसको लेकर के है। कैरल गिलिगन, इन्होंने क्या किया है? नैतिक विकास के क्षेत्र में बात किया है कि महिलाओं के दृष्टिकोण को महत्व दिया है। इन्होंने क्या किया है? किस पर ज्यादा ध्यान दिया है? महिलाओं का जो दृष्टिकोण होता है पुरुषों की तुलना में बहुत सकारात्मक होता है। उन्होंने कहा पुरुषों की तुलना में महिलाएं ज्यादा क्या होती हैं? नैतिक होती हैं, ज्यादा केयर करने वाली होती हैं और ज्यादा सहानुभूति वाले होती हैं। ये उनके अंदर स्वतः होता है। ये जैविक अवधारणा है, जो उनके अंदर वो गुण जो है क्या होता है? नैतिक विकास के रूप में झलकता है। ठीक है, तो ये आप लोग देखे हैं और ये भी समाज के ही द्वारा दिया गया है, ऐसा नहीं है, जिसे लंबे समय तक नजरअंदाज किया गया और ये माना गया कि ऐसा कुछ नहीं है ऐसे कर। एरिक एरिक्सन, एरिक एरिक्सन पढ़े थे क्या बीच में भी? क्या मामले पढ़े थे? एरिक एरिक्सन ने 8 सिद्धांत दिए हैं। कौन सा सिद्धांत था? विकास के सिद्धांत में इसका नाम आया था। इनका मानना है कि कोई भी व्यक्ति की पहचान, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, उसकी पहचान समाज के अनुभवों से होता है। जेंडर कैसे पहचाने? तो कितना व्यक्ति सोशल इंटरेक्शन कर रहा है, लोगों के साथ सामाजिक अंतःक्रिया कर रहा है, या कितने प्रकार से वो सांस्कृतिक अपेक्षाओं का पालन कर रहा होता है, उस आधार पर हम एक स्त्री का एक पुरुष का क्या करते हैं? जेंडर पहचान करते हैं, तय करते हैं। ये कुछ मामलों में 7-8 लोगों ने क्या दिया था? अपना एक कॉन्सेप्ट दिया था। अब है फेमिनिज्म या नारीवाद। नारीवाद क्या कहता है?
वाद मतलब क्या होता है? विचारधारा। ठीक है, वाद का मतलब होता है विचारधारा। तो नारीवाद मतलब हो गया नारी की विचारधारा, कि नारी किसी मामले पे क्या विचार रखती हैं। जैसे माओवादी होते थे तो किसकी विचारधारा? माओ की। और माओ मतलब नक्सली की बात की जाती थी, है ना। आतंकवाद, हर जगह पे वाद जो शब्द है वो वाद का मतलब ही होता है विचारधारा। जो जिस विचारधारा के व्यक्ति होते हैं वैसा ही सोच रखते हैं। तो यहाँ पर नारीवाद का मतलब ये होगा कि नारी के प्रति जो विचारधारा रखी गई होगी उस पर ये बात किया जा रहा है। नारीवाद एक सामाजिक, राजनीतिक और वैचारिक क्या है, आंदोलन के रूप में आगे बढ़ रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि अभी क्या करना, जो महिलाएं हैं और जो पुरुष हैं उनके बीच समानता स्थापित करना, और हर मामले पे ये तय करना कि कौन से काम महिलाएं नहीं कर सकती, उनके अधिकारों की रक्षा करना। हम ये कभी नहीं बोल सकते कि आप इस काम को नहीं करो। तो उसी के लिए एक नारीवाद का जो कॉन्सेप्ट आया था, इनका मानना था कि महिलाओं को क्या मिलना चाहिए? शिक्षा किसके समान? पुरुषों के समान। रोजगार मिलना चाहिए, संपत्ति मिलना चाहिए, राजनीति और सामाजिक जीवन के हर क्षेत्र में महिला और पुरुष समान अवसर प्रदान होने चाहिए। देखिए, इसका उद्देश्य पुरुषों का विरोध नहीं करना है। एक सबसे महत्वपूर्ण कड़ी ये होती है कि हम बोले कि महिलाओं को अधिकार मिलना चाहिए, इसका ये मतलब नहीं है कि पुरुषों के अधिकार को काट के आप दो। महिलाओं को जो अधिकार मिलने थे उसको तो पहले दीजिए। जैसे अभी 50% आरक्षण चाहिए, तो 50% का मतलब हो गया कि अब स्त्री और पुरुष का जो वेटेज है क्या हो गया है? बराबर 50%, 50%। तो हम उसके हक को नहीं ले रहे हैं, हमारा जो अधिकार है वो हमको दीजिए। ये नारीवाद का जो मूल कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इसीलिए कहा गया है लैंगिक भेदभाव को, असमानता को क्या करना है? कम करना है। एक बराबर तौल में महिला और पुरुष को रखा जाए। नारीवादी विचारधारा महिलाओं को आत्मसम्मान के लिए स्वतंत्रता और सशक्तिकरण पर बल देता है। आप लोग स्वतंत्र हैं हर मामले में? आप लोगों से पूछ रहा हूं, आपको नहीं बोलना है, ठीक है। आप लोग हर मामले में फ्री अभी नहीं है। आत्मसम्मान, सब जगह पर आपको आत्मसम्मान प्राप्त नहीं हो रहा है, या आप पुरुषों के तुलना में आप सशक्त नहीं है। सशक्त का मतलब हो गया सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक रूप से क्या होना? सशक्त होना। आधुनिक समाज में नारीवाद में महिला शिक्षा पर काम किया जा रहा है। कौन किसका रहा है? मतदान के अधिकार है, महिला और पुरुष दोनों वोट देने जा सकते हैं, दोनों की उम्र सेम है। अभी हर मामले में शासकीय सेवकों को बराबर वेतन महिलाओं की तुलना में मिलता है। कार्यस्थल पर सुरक्षा और सामाजिक न्याय, इन सब को लेकर के जो विचारधारा तय की गई है वही हमारे लिए क्या है? नारीवाद है, कि हमको वो सभी अधिकार मिलने चाहिए जो हम पुरुषों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सके। ये विचारधारा ही नारीवाद कहलाता है। अभी मैंने इसके बारे में बात किया है, जेंडर स्टेरियोटाइप या लैंगिक विभेद या लैंगिक रूढ़िवादिता, कि हमने महिला और पुरुषों को जेंडर के रूप में क्या कर दिया है? सामाजिकता के रूप में उनको महिला हो ऐसा करके उसके दिमाग में डाल दिया है। और यही हमारे लिए क्या कहलाता है? जेंडर के रूप में लैंगिक रूढ़िवादिता। ठीक है, कि हम पहले से ही ये तय कर चुके हैं कि ये काम पूर्व निर्धारित अवधारणा बन चुकी है समाज के लोगों के बीच, या उनसे अपेक्षा की जाती है कि लड़की हो लड़की के जैसे। हाँ, क्यों? तो वही क्या है आपके लिए? एक रूढ़िवादिता, या एक शब्द आता है पूर्वाग्रह, सुने होंगे। पूर्वाग्रह किसको कहते हैं? समझ में आता है पूर्वाग्रह? वही है। इसको अच्छे से समझें तो हमारे पहले जो चली आ रही परंपरा जो अधिकतर नकारात्मक होती है, पूर्वाग्रह का एक सेंटेंस आता है नकारात्मक अवधारणा, जिसको हम बदलना नहीं चाहते, हम उसी को सत्य मानकर चलते रहते हैं, वो उसके लिए जो शब्द आता है वो पूर्वाग्रह, प्रेजुडिस। ठीक है,
पूर्वाग्रह, तो हमारे अंदर भी पहले से ही पूर्वाग्रह ग्रसित है हमारे दिमाग में कि बालिकाओं का काम ये है, बालकों का काम ये है, और यहीं पर उसी को लेकर के हम लोग क्या बोलते हैं, लैंगिक पूर्वाग्रह या लैंगिक रूढ़िवादिता। तो देखिए हम पहले से ही मान लिए हैं कि पुरुष केवल क्या, पुरुष ही क्या होते हैं, साहसी होते हैं, पुरुष ही नेतृत्व कर सकता है, पुरुष ही क्या होते हैं, कमाने वाले हैं, सियान हैं, मुखिया है, वही सब काम करेगा। बाकी जो महिलाएं हैं क्या करेंगे, बर्तन धोएंगे, झाड़ू लगाएंगे और बच्चों की देखभाल करेंगे। ये जो विचारधारा है, यही विचारधारा हमारे लिए लैंगिक पूर्वाग्रह का काम करता है, लैंगिक रूढ़िवादिता का काम करता है। जब ऐसी अवधारणा किसी समाज में आ जाती है तो यहाँ पर किसी भी व्यक्ति का क्षमता और अवसर महिलाओं के लिए क्या हो गया, फिर लिमिटेड हो गया, सीमित हो गया। वो जो चाह रहे हैं वो चाह कर भी अब वो नहीं कर सकते। मान लो अभी भी आप लोगों की पोस्टिंग कुछ ऐसे जगह पर हो गई जो दुर्गम इलाका है, हमारे लिए दुर्गम इलाका सरगुजा और बस्तर संभाग है ना, और वहां पर आने जाने की सुविधाएं थोड़ी सी मुश्किलें वाली हैं, तो हो सकता है कि आप लोगों को वहां पे ज्वाइनिंग ना कराया जाए, कहाँ जावे जंगल में, ये हो सकता है। ये कहलाएगा लैंगिक, है ना, महिलाओं को वो उधर काम करना ठीक नहीं है, कोई मतलब नहीं है वहां जाने से, बहुत दूर है, क्यों नहीं जा सकते भाई, वहां भी जाओगे तो नौकरी करोगे ही, यहाँ भी रहोगे तो नौकरी करोगे ही। आने जाने की जो सुविधा या असुविधा है उसको, कुछ लोग वहां होंगे जो काम कर रहे होंगे, पहले से उस जगह पे कोई ना कोई तो काम कर रहा होगा ना, या पहला व्यक्ति है जो जाएंगे वहां पे काम करेंगे, है ना। हाँ हाँ, तो वही क्यों नहीं, अगर वो सुविधा उपलब्ध है, लेकिन कई लोगों का बिना देखे ही सोच है कि उधर तो जाना ही नहीं है, ये भी बात है ना, भरना नहीं है उधर। मैं वहां से बात कर रहा हूँ जहां से अवसर और उनके क्षमताओं को क्या कर दिया जाता है, लिमिटेड कर दिया जाता है। वो आपका जो कॉन्सेप्ट है वो है कि अगर किसी जगह पर स्कूल है और यहाँ पे बहुत बड़ा गंगा का नदी है और यहाँ से डुबकी लगाकर किसी को जाना होगा, तो कहाँ रोज डुबकी लगाते जाओगे, है ना। तो ये आपका जो सोच है वो सुरक्षा और उनके कहना चाहिए किसको लेकर के, रक्षात्मक भाव को लेकर के आप बात कर रहे हो, कि आपके लिए हो सकता है खतरा हो, बरसात का दिन है आपको जाना ही है तो डुबकी लगा दिए, अब बहते बहते स्कूल नहीं मिला, सीधा कहाँ चले गए, आगे निकल गए। मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ। आज जो आधुनिक समाज है ऐसा नहीं कर रहा है। अब आगे की बात सुनिए, वो पूर्वाग्रह था, लोगों का पहले का कॉन्सेप्ट जो नकारात्मक था। आज का समाज जो है बच्चों को, महिला पुरुष को बराबर एजुकेशन दे रहा है, हर मामले में बालक बालिकाओं को जागरूक किया जा रहा है, हर चीजों पे समान अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। अब इस पर जो व्यक्ति खरा उतरता है वो आगे जाएगा और जो पीछे हो गया वो पीछे हो जाएगा। तो यही सब रूढ़िवादी विचारों को क्या किया जा रहा है, चैलेंज किया जा रहा है कि पहले होता था अब नहीं है, ताकि सभी को क्या मिल सके, समान सम्मान और समान अवसर मिल सके। यहाँ तक की बात थी वो लैंगिक रूढ़िवादिता की थी कि लोगों का सोच ऐसा है, किसको लेकर के, महिलाओं और पुरुषों को लेकर के। पुरुष जो है कहीं भी जाकर ड्यूटी कर सकता है ना, और ये समाज के द्वारा ही बनाया गया ही सिस्टम है, नहीं तो ऐसा कभी नहीं होता कि हमको कहीं भी जाने पर महिला पुरुष होने का भाव होता और हम डरते, है ना। इसी का जो है सामाजिक, समाज में सामाजिक तत्व हैं और असामाजिक तत्व हैं, इसी कारण से सभी चीजें हो रही हैं। तो ये था, वो था लैंगिक विभेद या लैंगिक भेदभाव अलग अलग तरीके से। ये जो अब है, हम भाषा के रूप में कैसे हम लोग अलग अलग हैं, धर्म के रूप में कैसे हम लोग विभेद हैं, भाषा के रूप में कैसे हम लोग एक दूसरे से विभेदीकरण है, अलग हैं, या भेदभाव वाली बात नहीं आएगी ना, कैसे अलग हैं। हम लोग जो कल का टॉपिक था उससे फिर से आ गए हैं। पर्सनल जो विविधता है, हम लोगों से कैसे अलग हैं, तो लोगों से कैसे अलग हैं उस पर ये जो व्यक्तिगत विभिन्नता है, इंडिविजुअल,
भाषा के आधार पर हम लोग कैसे हैं? व्यक्ति में कई तरह के स्किल पाए जाते हैं, उसमें से एक स्किल है भाषा का कौशल, है ना। आप अगर अपना पर्सनालिटी डेवलपमेंट करना चाहते हो तो जो भाषा भाषा का मतलब अपनी बातों को दूसरे तक रखने का जो माध्यम है भाषा है। अगर आप बेहतर ढंग से दूसरे की जो अपना बात रखते हो तो आप थोड़ा सा भाषा में ज्यादा कुशल हो और आपका पर्सनालिटी थोड़ा सा बाकी से अलग है। कोई व्यक्ति जो है अपनी बात को ही बता नहीं पा रहा है या समझा नहीं पा रहा है, कुछ चीजें उनको मांगना होगा तो वो बोलकर भी बताने का प्रयास कर रहे हैं, नहीं बोल पा रहा है, तो उनका पर्सनालिटी डेवलपमेंट। और जो किसी भाषा में बेहतर तरीके से दक्ष है, बोलने आता है, बताने आता है, अपनी भाषा को संप्रेषित करने आता है, उनका व्यक्तित्व विकास, दोनों में अंतर मिलेगा। एक ही उम्र के बालक की भाषा समान रूप से विकसित नहीं होते हैं। किसी में जल्दी से भाषा का विकास हो जाता है तो किसी में देर से भाषा का विकास होता है। जिन बालकों में भाषा कौशल का विकास जल्दी होता है वे अपने विचार को व्यक्त करने में अधिक कुशल होते हैं। अभी परसों की बात है, परसों एक यहाँ पर एक बच्चा आया था और दोस्त है, वो अपना बच्चे को लेकर आया था, 2 साल हो गया है उसके बच्चे को। उसके पिताजी कोरबा में ड्यूटी करते हैं, उसकी माता स्टाफ नर्स है। अपनी नानी के पास वो 2 साल का बच्चा 1 साल से बचपन से रह रहा है। अब स्थिति ऐसी है कि 2 साल हो गया है, उनका भाषा विकास अभी तक नहीं हुआ। परसों की बात हम लोग गए भी थे कि वो ना बोल पाता है ना बता पाता है और दिन भर मोबाइल और टीवी देखता है। ठीक, अब ऐसी स्थिति हो गया है कि दिन भर मोबाइल और टीवी देखने से उनका कैरेक्टर उनमें आ गया है, बंदर की जैसे ऐसे ऐसे कर रहा था, इधर भाग रहा है उधर कूद रहा है, और बंदर जो आवाज करता है ना वैसे चिल्ला रहा है और छाती पीट रहा है। 2 साल का बच्चा है। अब स्थिति ऐसी है कि उनका, आप देखिए व्यक्तित्व विकास उसका कैसे होगा। परसों की बात हम लोग गए थे यही गांधी नर्सिंग होम होता गांधी हॉस्पिटल। अब जो 2 साल का बच्चा है बहुत सारा चीज बोलना सीख जाता है, उनका पर्सनालिटी डेवलपमेंट। तो यही है कि अलग अलग जो भाषा अगर एक ही है लेकिन कुछ बच्चे किसी भाषा को क्या कर रहे हैं, जल्दी से सीख रहे हैं, तो उनको संप्रेषण करने में या उनका पर्सनालिटी डेवलपमेंट अच्छे से होगा। और जो बच्चे लेट से सीख रहे हैं और कुछ कुछ नहीं बोल पा रहा है, वो एक शब्द भी नहीं बोलता, मम्मी पापा भी कुछ नहीं बोलता है, वो बंदर के जैसे चिल्लाता है और छाती पीटता है, गोरिल्ला लोग पीटते हैं ना, वैसे ही वो कर रहा था। और पकड़ इधर उधर भागता था, उसको पकड़ के डॉक्टर के पास बैठाते थे, फिर उधर के भागता था, मोबाइल देने से चुप हो जाता था। इसीलिए कहा गया है बालकों में जो भाषा का विकास है सही तरीके से क्या होना चाहिए, त्रुटि रहित होना चाहिए। बताऊंगा आप लोगों को उसकी स्थिति बाद में। ये क्या करता है, हर व्यक्ति का जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट है वो बहुत ज्यादा मायने रखता है। भले उसको छत्तीसगढ़ी सिखा दो भाई, कुछ तो बोलने सिखाओ, इशारों की भाषा भी सिखा दो, जो भी चाहिए, है ना। तो भाषा किसी भी व्यक्ति के विकास के लिए क्या मायने रखता है, बहुत ज्यादा मायने रखता है। उसके बाद जो परिवार है या कम्युनिटी है या समुदाय है, ये भी क्या करता है, किसी भी व्यक्ति के विकास को प्रभावित करता है ना। अब इसको देखिए, जो जिस परिवार में है उस परिवार के हिसाब से उसका विकास होगा। ये वही बात है कि मनुष्य क्या है, सामाजिक प्राणी है, इसलिए उसके व्यक्ति पर उसके परिवार का और समाज का स्पष्ट प्रभाव पड़ता है। लेकिन उस बच्चे पर तो बंदर का प्रभाव पड़ गया है ना। परिवार में मेंबर ही नहीं है तो स्थिति तो दयनीय होगी। जो रहेंगे वैसा ही उस पर असर पड़ेगा। अच्छे परिवार या अच्छे समुदाय में संबंध रखने वाले बच्चे का व्यवहार सामान्यतः अच्छा होता है। और या किसी समुदाय में या किसी परिवार में अपराध की प्रवृत्ति है तो इसका कुप्रभाव बच्चे पर आ जाएगा और उसका पर्सनालिटी कैसे डेवलप होगा, वैसा ही होगा। जिस घर के बच्चे या परिवार के लोग ज्यादा चिड़चिड़े होते हैं, बच्चे भी वैसा ही व्यवहार करता है। स्कूल में मारपीट करने वाला जो बच्चा है उसका फैमिली बैकग्राउंड देख लीजिए। हमने देखा ना, इतिहास जानने का जो स्टडी था, किसी भी व्यक्ति का पर्सनालिटी जानने के लिए अध्ययन था, उसके पिछले बैकग्राउंड को हम लोग पता करें। टेस्ट था ना कल, अपक्षेपी। तो किसी भी समुदाय में अपराध की प्रवृत्ति हो तो इसका कुप्रभाव समुदाय के बच्चों पर भी पड़ता है। बालकों में जो मोरल है, नैतिकता लाना, उनकी सोच को अच्छा बनाना या समायोजन करना, या आर्थिक स्थिति और सामाजिक स्तर पर गहरा प्रभाव पड़ता है। जो जिस परिवार में है वो पक्का है उस परिवार में उस बच्चे का पर्सनालिटी वैसा ही डेवलप हो जाएगा।
हो सकता है बाद में, क्योंकि ये क्या है, परिवर्तनशील है व्यक्तित्व, है ना, डायनेमिक है, परिवर्तनशील है। यहाँ से अच्छे व्यवहार सीख गया, लेकिन उसको अगर थोड़ा सा समुदाय में या स्कूल में, हो सकता है हॉस्टल लाइफ जी गया वो, तो अगर 9वीं से हॉस्टल जीवन जी रहा है, 9वीं से 12वीं, तो 4 साल में उसका व्यक्तित्व हॉस्टल के लोगों के जैसे हो जाएगा। तो डिपेंड करता है क्या, आपका सोशल लेवल। एक है इंटेलिजेंस के आधार पर, ये आईक्यू डिपेंड करता है, ये सबसे कहना चाहिए विशेष जो है बात की, हर व्यक्ति का जो बुद्धि लब्धि है वो अलग अलग है। और ये जो है इसका बुद्धि लब्धि किसी चीज को सोचने के लिए बहुत तेज लग रहा है ना, भले आंख नहीं दिख रहा है, चश्मा भी है, दूरबीन भी है ना, लेकिन ये चीजों को अच्छे से समझ रहा होगा। इसके दिमाग में क्या क्या चल रहा है, देखिए बहुत सारी चीजें चल रहा है इसके दिमाग में। हम्म, यहाँ पर प्लस है कि इंटू है, 4 आएगा कि नहीं आएगा, ये चल रहा होगा, कुछ तो चल रहा होगा। तो ये क्या कहता है, सभी व्यक्ति का जो बुद्धि है एक जैसे नहीं होता। जब बुद्धि का मतलब आईक्यू लेवल, सीधी बात है ना, कि कुछ बालक अपने एज के हिसाब से अधिक बुद्धि प्रदर्शित करते हैं, तो कुछ बच्चे सामान्य बुद्धि, और कुछ बच्चे तो मंद बुद्धि के होते हैं। इस हिसाब से क्या होता है, उनका विकास होता है। जो अच्छे बुद्धि वाले हैं उनका विकास अच्छे से होगा। उसके बाद धर्म के आधार पर भी विभिन्नता पाई जाती है। हर धर्म व्यक्ति को क्या सिखाता है, हर धर्म की बात कर रहे हैं ना हम लोग, हर धर्म अपने धर्मावलंबियों को अच्छे से रहना, प्रेम, भाईचारा या धार्मिक सहिष्णुता सिखाता है। ठीक, सहिष्णुता का मतलब क्या होता है, आप लोग ने सुना होगा धार्मिक सहिष्णुता और धार्मिक असहिष्णुता। ठीक, सहिष्णुता का मतलब होता है आप अपने धर्म का सम्मान करने के साथ साथ दूसरे के धर्म का भी क्या करो, सम्मान करो, तो धार्मिक सहिष्णुता कहलाता है। अगर यहीं पर हम लोग धार्मिक कट्टरता बोल दें, सहिष्णुता का अपोजिट असहिष्णुता या कट्टरता, तो अगर हम लोग अपने धर्म को ही श्रेष्ठ मानकर दूसरे धर्म को निचला दिखाने का प्रयास करें, तो असहिष्णु भाव या कट्टरता का भाव कहलाता है। तो जब ऐसा होता है, ये चीजें जब आती हैं, तो उसके हिसाब से आप अपना विकास करते हो। धार्मिक सहिष्णुता, प्रेम और भाईचारा सिखाता है हर धर्म, परंतु उसको मानने वाले के व्यवहार में अंतर आता है। कुछ लोग अपने धर्म को क्या मान लेते हैं, कट्टर मान लेते हैं, और दूसरे धर्म का सम्मान नहीं करते। अपने धर्म के लिए उदारता दिखाते हैं या दूसरे धर्म के लिए कट्टरता दिखाते हैं। जिस धर्म में उदारता का भाव अधिक होगा, उसे मानने वाले प्रवृत्ति उदारता अधिक देखने को मिलती है ना। अगर कोई व्यक्ति एक किसी अमुक धर्म को मान रहा है, तो उस धर्म के प्रति, उस धर्म के नियमों के प्रति उस व्यक्ति का क्या होगा, विचारधारा अलग होगा, और वैसा ही उसका डेवलपमेंट होता जाता है। तो धर्म भी कभी कभी क्या करता है, किसी भी व्यक्ति का जो विकास है, वो बस पता कर लीजिए वो किस धर्म को मानने वाले हैं, उस धर्म के हिसाब से क्या हो सकता है, उनका व्यक्तित्व पता चल सकता है कि वो कितना कट्टर है। उसके नियमों को पूछे या दूसरे धर्म के प्रति उनकी राय पूछे, तो समझ में आ जाएगा ना उनका पर्सनालिटी क्या है। तो ये था व्यक्तिक विभेद, यही तक है इसका। तो अभी हम लोग व्यक्तिक विभिन्नता में बहुत सारे चीजें देखे हैं, अलग अलग प्रकार से लोगों में अंतर पाया जाता है, अलग अलग प्रकार से विभेद पाया जाता है, और सब विभेद को परखने के लिए भी बहुत सारे टेस्ट उपलब्ध थे। हाँ, कल का ही आगे का था, लेकिन इसको अलग बना दिया था मैं, वो अलग था, इसको भेज दूंगा मैं। अभी आप लोगों को अब थोड़ा सा गणित बनाना पड़ेगा। कल के कुछ प्रश्न हैं, अब थोड़ा सा आगे दे तो भाई योगन।
कल का टॉपिक इम्पोर्टेंट है ना। कल हम लोग अधिगम से शुरुआत करेंगे, अधिगम या सीखने से। चलिए क्वेश्चन लिखेंगे। कल प्रश्न आप लोगों को क्लियर होता ना, थोड़ा सा एडवांस पे चलते हैं। यदि किसी त्रिभुज का यदि किसी त्रिभुज का दूसरा कोण पहले कोण के या पहले कोण का 2 गुना है। एक मिनट, पहले कोण से 2 गुना है, शब्द में फिर गड़बड़ हो जाएगा। से 2 गुना है और तीसरा कोण दूसरे कोण से 3 गुना है। तो पहले कोण का मान बताइए। जल्दी से आप लोग, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। ये त्रिभुज है और ये मान ले ए बी सी, कोण ए, कोण बी और कोण सी। ये पहला दूसरा तीसरा मान लीजिए, उसके हिसाब से बनाइए। आंकड़े से ही अब आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। सब में एक महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि जब भी कोण जैसे प्रश्न आ गए हैं तो तीनों कोणों पे कोई वैल्यू दी गई है तो तीनों कोणों का योग 180 होता है, उसको हमेशा ध्यान रखें। चलिए देखें। प्रश्न को आप लोग देखिए, अनुपात का ये प्रश्न है। अनुपात वाले प्रश्न में ऐसा सेम आता है। मान के चलिए त्रिभुज के कितने कोण हैं? 3 कोण हैं। पहला कोण, दूसरा कोण और तीसरा कोण, 3 कोण इस पर बने हुए हैं। और कहता है पहला दूसरा जो कोण है पहले कोण से 2 गुना है। मान लीजिए पहला कोण क्या है? x, तो ये पहले कोण से 2 गुना, दूसरा x 2x, तथा जो तीसरा कोण है दूसरे कोण से 3 गुना है। दूसरा कोण 2 है तो 2 क्या 3 गुना, 2 तिया 6, ये हो जाएगा 6। अब तीनों कोण के मान मिल गए हैं तो आपको ये पता होगा त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है कितना होता है? 180 अंश होता है। अब 180 अंश में हम लोग क्या करें? पहला कोण, दूसरा कोण और तीसरा कोण, कितना अंश हो गया? 180 अंश। तीनों को जोड़ेंगे तो कितना हो गया? 9x, 9x बराबर 180 अंश। तो x का मान कितना हो जाएगा? 20 अंश। x की वैल्यू आई है 20 और x किसको माने हैं? पहला कोण। प्रश्न में क्या किया, पूछा गया है? पहला कोण, तो पहले कोण का मान क्या हो गया? 20 अंश।
इमेज भी बनाने की आवश्यकता नहीं थी। चलिए, उसके बाद एक कंडीशन था, सीईटी का ही प्रश्न है, सीजीटेट का। ये 2 बार आया है, एक दूसरे एग्जाम में भी आया है और टीटी में भी आया है। ये हो गया क्या? एक त्रिभुज है, ये 60 डिग्री है, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, तो ये भी 60 डिग्री है। अब ये प्रश्न है, निम्न कथनों में सत्य है, कौन सा सत्य है, इसको आप लोगों को पहचानना है। और ऑप्शन है, यह एक समबाहु त्रिभुज है, पहला ऑप्शन हो गया। दूसरा ऑप्शन हो गया कोण बीएसी, कोण एबीसी, कोण एसीडी। तीसरा ऑप्शन हो गया कोण एसीबी प्लस कोण एसीडी बराबर है कोण बीएसी प्लस कोण एबीसी। और लास्ट ऑप्शन है ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी, बराबर नहीं, बराबर नहीं। तो आपको बताना है कि कौन सी बात सही है। चित्र देख लेता हूं, ऐसा ही बना हुआ है, ये डी है। क्या ऑप्शन यही है, इनमें से कौन सा सही है? हाँ, थोड़ा सोच लीजिए, और कुछ थोड़ी करना है, बस यही प्रश्न आया हुआ है। जब दो एंगल 60 है तो अब तीनों मिलकर 180 होते होते हैं। एक 60 एक 60, तो तीसरा भी क्या होगा? निश्चित रूप से ना 59 हो सकता है ना 61 हो सकता है। अब तीनों कोण बराबर है तो तीनों भुजाएं भी बराबर होंगी। यहाँ पे ऐसा नहीं है, आप समबाहु मतलब भुजा बराबर होनी चाहिए, उसके लिए आधार ये है कि जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं उसके तीनों कोण बराबर होते हैं, ये कॉन्सेप्ट है। तो जिसको तीनों कोण बराबर है उसके तीनों भुजाएं बराबर होंगी, तो ये हो जाएगा इसका, यह एक समकोण। हम लोग बोल सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 अंश। तो 60 प्लस एंगल सी बराबर 180, तो एंगल सी बराबर हो जाएगा 120 हो जाएगा, तो इसका भी 60। जब तीनों एंगल 60 60 60 है, ठीक है, जब तीनों एंगल क्या है 60 है, 60 है, 60 है, तो क्या लिखेंगे आप? जब तीनों कोण बराबर हो, जब तीनों कोण समान हो, तो भुजाएं भी क्या होंगी? समान होंगी। इसीलिए समबाहु त्रिभुज है। बाकी ये तो
ए बी बराबर नहीं है बी सी के, जबकि हम लोग देख रहे हैं कि दो एंगल बराबर हैं तो दोनों भुजाएं भी बराबर होंगी। लिखा गया। क्वेश्चन लिखेंगे, एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात, कल बनाए थे क्या इसको, एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात 2 3 4 अनुपात है, तो सबसे बड़ा कोण कौन सा होगा। बस सेम प्रश्न है, बनाइए। कल तो किए ना ऐसे प्रश्न को। बन गया, 80 आया। आपका बना? अरे, एक त्रिभुज है और त्रिभुज का कोई भी अनुपात हम लोग मान लेते हैं, इसको हम लोग मान लेते हैं 2x, इसको 3x, इसको 4x, तो सबसे बड़ा कोण यही होगा 4x। तो दिया गया कोण है 2x, 3x और 4x। 2x और 3x और 4x बराबर 180 अंश होता है, तीनों कोणों का योग। मैं वो नहीं लिख रहा हूँ, तीनों कोणों का योग। तो ये हो गया, ये कितना हो गया, 9 आया, मतलब कितना आएगा, x का मान 20 अंश। x का मान 20 अंश है, तो सबसे बड़ा कोण है 4x, तो 4 गुना 20, 80 अंश। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न लिखें। क्वेश्चन है, एक विषम बाहु त्रिभुज की लंबाई 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। इसका परिमाप और क्षेत्रफल क्या होगा। जो आपके पास सूत्र थे उसको
एक वो तरीका क्या है, अर्ध परिमाप के माध्यम से वर्गमूल s माइनस ए करते हैं, हीरोन पद्धति कहते हैं उसको, हीरोन सूत्र। इसको तो बनाएंगे। विषम बाहु त्रिभुज का सूत्र देखेंगे पिछले पन्नों में। हम्म विषम बाहु त्रिभुज होने का नियम क्या है कि दो छोटे त्रिभुज का योग बड़े त्रिभुज से ज्यादा ही होना चाहिए। कल देखे ना, कोई भी दो त्रिभुज का जो योग है तीसरे त्रिभुज से अधिक ही होना चाहिए, वो ध्यान रहेगा। आप लोगों को समरूप त्रिभुज नहीं बताया हो क्या? समरूप त्रिभुज नहीं बताया हो ना आप लोगों को? हाँ, समरूप त्रिभुज के भी प्रश्न आए हुए हैं, उसको भी कर लेंगे। एक विषम बाहु परिमाप से अर्थ परिमाप क्षेत्रफल के लिए तीन त्रिभुज है जो अलग अलग क्या है, भुजाएं हैं। ये मान लेते हैं इसका जो 3 सेंटीमीटर वाली भुजा ए बी और सी, ए का मान हो गया 3 सेंटीमीटर, इसका हम लोग मान लेते हैं 4 सेंटीमीटर, और ये मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर। तीन भुजाएं हैं। विषम बाहु जो त्रिभुज होता है, परिमाप के लिए क्या सूत्र होता है? हम जब भी परिमाप निकालेंगे तीनों को हमेशा क्या करते हैं, जोड़ते हैं, ए बी और सी। तो 3 4 और 5, 3 4 और 5, तो क्या हो गया ये 5 4 9 और 12 सेंटीमीटर। परिमाप हो गया 12 सेंटीमीटर। जब परिमाप 12 है तो अर्ध परिमाप कितना होगा? अर्ध परिमाप हो जाएगा आधा परिमाप का, ये हो गया 12/2, 6 सेंटीमीटर। अर्ध परिमाप को हम लोग क्या दिखाते हैं, एस से दिखाते हैं। अब विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वो ऐसा होता है, एस S-1, S-B, S-C। एस का मान है 6, तो 6-3, 6-4, 6-5। पहले कोष्टक के अंदर का जो संख्या है उसको हम लोग घटाते हैं। इसमें बचा है 1, यहाँ से बचा है 2, यहाँ से बचा है 3, और यहाँ से बचा है 6। इसको ऐसा ही यहाँ से माइनस करते करते लिखेंगे। आप गुना करिए, कहीं से भी गुना करिए, 6-18, 18 दूनी 36, 36 एकम 36। अब वर्गमूल में 36 है तो किसका वर्ग होता है 36? 6 का। तो हम लोग सीधा लिख सकते हैं 6 सेंटीमीटर, और ऊपर में हम लोग लिखेंगे वर्ग, या फिर हम लोग लिख सकते हैं 6
वर्ग सेंटीमीटर, अगर बोल के लिखना है तो 6 वर्ग सेंटीमीटर, या ऐसा भी आप लोग लिख सकते हो। ठीक है। हो गया। ठीक। हो गया। किसी त्रिभुज जिसकी भुजाएं 8, 15, 17 सेंटीमीटर हैं। 8 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 17 सेंटीमीटर है। इसमें एक अंतःवृत्त निहित है। उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? और आप लोगों को अंतःवृत्त की त्रिज्या निकालने का सूत्र बताया गया है, जब भुजाएं अलग अलग हो उस परिप्रेक्ष्य में, और जब समबाहु त्रिभुज हो उस परिप्रेक्ष्य में। और परिवृत्त का आप लोगों को नहीं बताया हूं, परिवृत्त का सूत्र आप लोगों को बताऊंगा ताकि आप लोग परिवृत्त का भी त्रिज्या निकालेंगे। क्या? नहीं, आपको देखना है। देखिए, ये डिजिट दिया गया है, ये डिजिट जो है किसको दिखाता है? एक समकोण त्रिभुज को दिखाता है। कैसे में? मान लो ए बराबर 15 सेंटीमीटर, बी बराबर 8 सेंटीमीटर और सी बराबर 17 सेंटीमीटर। 3 भुजाएं हैं, तो इसको हम लोग क्या मान सकते हैं? लंब। इसको हम बोलते हैं आधार। इसको हम लोग बोलते हैं कर्ण। ये निकलेगा कैसे? अगर 15 का वर्ग और 8 का वर्ग को जोड़ें तो किसका वर्ग निकलेगा? 17 के वर्ग के बराबर है। अब इन तीनों के बीच क्या बना हुआ है? एक वृत्त है। ए बी सी में 15 और 8 क्या हो गया? जब हम किसी लंब को और आधार को सॉल्व करते हैं तो समकोण त्रिभुज का अवधारणा क्या है? समकोण त्रिभुज कहता है, समकोण त्रिभुज का सूत्र आप लोगों को पता है ना? कर्ण का वर्ग, लंब का वर्ग और आधार का वर्ग, ये होना चाहिए। तो 15 का वर्ग कितना होता है? 225। और 8 का वर्ग 64। और 17 का वर्ग कितना होगा? 5, 4, 9, 6, 2, 8, 289। 289 होता है 17 का।
इससे हम लोगों को क्या पता चल रहा है कि यह एक समकोण है। अब जब समकोण होने पर अंतःवृत्त की त्रिज्या समकोण होता है तो अंतःकोण की त्रिज्या का सूत्र क्या है? ये दोनों जुड़ते हैं, इससे माइनस होता है, नहीं है क्या? a प्लस बी, तो a प्लस बी माइनस सी बाय 2। तो अंतःवृत्त की त्रिज्या हो जाती है लंब प्लस आधार माइनस कर्ण बटे 2, ये बोल सकते हैं। तो ये दोनों को जोड़ने पर कितना आएगा? 15 8 कितना होगा? 23 होता है। और कर्ण पहले से ही 17 दिया गया है, बराबर 2। दोनों को कम करें हम लोग तो कितना हो जाएगा? 6/2 बराबर 3 सेंटीमीटर। तो हम ये बोल सकते हैं कि यहां से लेकर के यहां तक का जो आर है ना, यहाँ पे लिखेंगे स्मॉल आर बराबर कितना होगा? 3 सेंटीमीटर। ये किसके लिए है? जब कौन सा त्रिभुज हो? समकोण। इस अंग के हिसाब से समकोण डिसाइड करना था। बोल दिया गया है किसी त्रिभुज जिसकी भुजाएं, मान लो एक ही दिख रहता कि कोई त्रिभुज है जिसकी सभी भुजाएं 6 सेंटीमीटर हैं और उस पर एक अंतः वृत्त बना हुआ है, उसकी त्रिज्या निकालनी होती। तो आप लोगों ने लिखा है समकोण जब होता है तो उसके लिए अंतः त्रिज्या निकालने के लिए क्या सूत्र है, उसका उपयोग करेंगे, है ना। या फिर एक ओवरऑल भी सूत्र है जब अलग अलग कंडीशन हो, है ना, तो ओवरऑल सूत्र का भी आप लोग उपयोग कर सकते हो उसके भुजाओं के आधार पर। इसमें भी उपयोग कर सकते थे, वो भी आएगा। नहीं होगा याद, वो तो अभी भूल जाते हैं आप लोग। चलिए एक और प्रश्न लिखें। इसी के नीचे लिखता हूं, क्वेश्चन है किसी त्रिभुज के तीनों शीर्ष लंब किसी त्रिभुज के तीनों शीर्ष लंबों के कटान बिंदु को क्या कहते हैं? ऑप्शन है अंतः केंद्र, परिकेंद्र, केंद्रक, लंब केंद्र, बताएंगे। त्रिभुज है, एक शीर्ष लंब, दूसरा शीर्ष लंब, तीसरा शीर्ष लंब। ये कटान बिंदु क्या कहलाएगा? लंब केंद्र। ठीक है। अंतः केंद्र किसको बोलेंगे? जब कोई वृत्त बना हो उस पर कोई बिंदु है जहां से त्रिज्या खींची जाएगी, वो अंतः केंद्र कहलाएगा। जहां पर एक त्रिभुज है उसके बाहर में एक वृत्त बना हुआ है
वहां से खींची गई रेखा परिकेंद्र कहलाएगी। और जब कोई त्रिभुज में ही लंब डला हुआ है, 3 लंब डले हुए हैं शीर्ष लंब, तो वो लंब केंद्र कहलाएंगे। अब इसको समझें, अंतः केंद्र किसको कहेंगे? एक त्रिभुज है, त्रिभुज के अंदर क्या बना हुआ है? वृत्त बना हुआ है, और यहां पर एक रेखा खींची गई है, तो अंतः केंद्र, ये जो पॉइंट कहलाएगा अंतः केंद्र होगा। परिकेंद्र, जब एक इस स्थिति में ये जो केंद्र कहलाएगा परिकेंद्र कहलाएगा। और केंद्रक मतलब, तो एक त्रिभुज है और बीच की स्थिति केंद्रक है, लेकिन अगर शीर्ष लंब डला हुआ है तो ये क्या होगा? लंब केंद्र होगा। वृत्त अंदर रहेगा, अंतः केंद्र। वृत्त अगर बाहर है, जब सेम बना दिया क्या इसको? ये तो सेम बन गया है, वृत्त बाहर होगा। हाँ, परिकेंद्र, दोनों सेम बन गए थे क्या? अब ठीक है, ये हो गया अंतः केंद्र, यहां से हो गया परिकेंद्र, और ये हो गया केंद्र केंद्रक, और ये हो गया लंब केंद्र। चारों अलग अलग हैं। तो ऐसे निशान बना देता हूं, जब आप इस पीडीएफ को देखिए तो ध्यान रहेगा। एक त्रिभुज की भुजाएं, बहुत सारे प्रश्न हो गए क्या? एक त्रिभुज की भुजाएं 12 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर और 37 सेंटीमीटर हैं। और एक परिवृत्त की रचना करते हैं। परिगत वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? इसको हम इस तरीके से बना सकते हैं। एक वृत्त है, वृत्त के अंदर क्या बनेगा? त्रिज्या बनेगी। और वो त्रिज्या आप लोग देख सकते हैं, एक यहां से, यहां और यहां। ये हो सकता है ABC, नहीं बन भी सकता है। देखिए, इसके वर्ग को और इसके वर्ग को जोड़ो, इसके वर्ग के बराबर होना चाहिए, तो वो समकोण होगा। बनेगा क्या समकोण? दो छोटे कोणों का के वर्गों का योग बड़े कोण के वर्ग के बराबर होना चाहिए। तो कैलकुलेट कर सकते हो आप। हम बात कर रहे हैं इसमें, ये 35 सेंटीमीटर, ये 37 सेंटीमीटर, और ये कितना लिखा हूं मैं? 12 सेंटीमीटर। समकोण भी होगा। तो जिस प्रकार से रचना हो रही है, मुझे लगता है समकोण ही बन सकता है। 12 का वर्ग 144 और 35 का वर्ग है अगर आप लोगों को जल्दी जल्दी गुणा करना है ना, तो ये देखो, 5 पंचे 25, इसको 4 बना लो, 4 तिया 12। एकाधिकेन पूर्वेण विधि होता है वैदिक गणित में, जब इकाई समान हो और खासकर 5 हो तो। ठीक है,
तो 12, 25 और 144 को जोड़िए, 1369। अब 37 का वर्ग 1369 होना चाहिए, है? तो एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। गुणा भाग थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा आप लोगों को, थोड़ा ज्यादा। देखिए अभी हम लोग आप लोगों को ना परिवृत्त की रचना और परिवृत्त का सूत्र आप लोगों को नहीं बताया गया है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होता है, अगर यहाँ पर चित्र में देखो, आप लोग ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। एक पूरा सर्कल बना हुआ है, उसके एक सिरे से दूसरे सिरे तक लाइन खींची गई है, जो कितना है, 37 है। तो आपको अगर 37 का मान निकल जाए, 37 अगर समकोण त्रिभुज है तो 37 मतलब कर्ण है, ठीक है। तो कर्ण का मान निकालने के लिए क्या किया जाएगा, इसकी त्रिज्या निकालनी जाएगी। तो त्रिज्या हमेशा क्या होती है, ये तो पूरा व्यास है ना। अब समझिए, कर्ण वृत्त का जो व्यास है, व्यास का मतलब होगा इस गोले का एक सिरे से दूसरे सिरे तक मान। वृत्त का व्यास है किसके बराबर, कर्ण के बराबर। तो वृत्त की परिवृत्त की त्रिज्या होगी, परिवृत्त में कहा जा तो रहा है, ठीक है। परिवृत्त की त्रिज्या हो गया या कैसा, कर्ण का आधा, त्रिज्या मतलब आधा। अगर इस सिरे से मैं गुजारूं तो केंद्र से ही होकर जाएगी, ठीक है। अगर वो कॉन्सेप्ट को भी छोड़ दिया जाए, कर्ण का आधा कितना होगा, कर्ण किसको माने हैं, या फिर ए से सी, कर्ण माने हैं ए सी बटे 2, और ए सी का मान है 37, तो 18.5। इसके लिए ये कॉन्सेप्ट जानना था कि ये किस प्रकार का त्रिभुज है। प्रश्न यही पूछा जा रहा है कि आपको ये पता है कि नहीं कि ये किस प्रकार के त्रिभुज की रचना की जाती है। प्रश्न ये लिख देता कि त्रिभुज की भुजाएं, सभी भुजाएं 12 सेंटीमीटर है, तो हम मान ही लेते कि समकोण त्रिभुज है। त्रिभुज की भुजाएं 12, 35 और 40 है, तो ये मानते कि हम लोग ये कौन सा त्रिभुज है, विषम बाहु त्रिभुज है। अब ये 12, 35 और 37 का कॉन्सेप्ट है, तो थोड़ा सा कैलकुलेट करके हमेशा देखना पड़ेगा, ठीक है। कौन सा समकोण त्रिभुज है, तो केंद्र से ही जाएगा। सम पहले हम लोग डिसाइड कर लिए हैं कि ये समकोण है। अगर दूसरा होता तो फिर जीवा या कहीं से भी हो सकता था, कटान बिंदु, है ना। मैं जो बनाया हूं वो आपका पूर्वाग्रह हो गया, ठीक है, जो कि इमेज गलत बना हुआ है। मैंने बना दिया गोला और ये 35 और 37 खींच दिया, वो सिस्टमेटिक ढंग से थोड़ा सा ऐसा होगा और ये बीचों बीच कटता है, ठीक है ना। ये ऐसा होता और ये ऐसे बीचों बीच कटता, ये होगा इसका सेंटर, ये बनता, वो ऐसे हो गया, तो आप लोगों को लग रहा है कि ये थोड़ा सा अलग है, लेकिन भाव क्या है, वही है। ये हो जाएगा लंब, लिखना जरूरी है। ये हो जाएगा आधार, और ये हो जाएगा कर्ण। क्योंकि यह एक समकोण त्रिभुज है, इसलिए त्रिज्या कर्ण की आधी होगी।
चलिए एक प्रश्न और देख लीजिए। यदि किसी त्रिभुज का आधार दो गुना कर दिया जाए तथा उसकी जो ऊंचाई है आधी कर दी जाए, तो उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा? लॉजिकल प्रश्न है। अब आप लोगों को एक चीज भी लिखे थे कि जब किसी त्रिभुज का आधार दिया होता है ना, खासकर आधार दिया होता है तो उसका क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 गुणित आधार गुणित ऊंचाई, है ना, लिखे हैं 1/2 गुणित आधार गुणित ऊंचाई। तो दो क्षेत्रफल में क्या किया जा रहा है वैसा आप लोग उसके रखिए और आपको जो चेंज हुआ है वो बताइए। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना आधार गुणित ऊंचाई। प्रश्न के अनुसार आपको उसको सेट करना है। प्रश्न के अनुसार कहता है कि अगर 1/2 गुणित आधार गुणित ऊंचाई है तो इसके परिप्रेक्ष्य में कंडीशन है कि क्या करना है, आधार को दोगुना करना है आधार को दोगुना करना है और दूसरा क्या है, ऊंचाई को, तो ऊंचाई बटे 2। ठीक, आप कैलकुलेट करके देखिए। आप काट के बताइए क्या कंडीशन हो रही है। कौन कौन से चीजें कटेंगी? ये दो और वो दो, ये आपस में यही सब कट गए हैं तो, है ना। ऑप्शन था दोगुनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी, अपरिवर्तित रहेगी, या 3 गुनी हो जाएगी, 3 गुनी 4 गुनी अपरिवर्तित रहेगी। समझ में आ रहा, काटो क्या? ये देख, हो गया, दोनों कट गए, नीचे है ये ऊपर है, कट गया। तो 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई इधर, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई इधर, दोनों आपस में बराबर है, मतलब कोई बदलाव नहीं हुआ। और बाकी जो इसके प्रश्न होंगे मैं आप लोगों को फिर टेस्ट के माध्यम से, कुछ नया टॉपिक, अगला जो टॉपिक है इसमें है चतुर्भुज। ठीक है, चतुर्भुज के बहुत सारे प्रकार हैं और उसमें भी प्रश्न है, तो चतुर्भुज भी हम लोग धीरे से कॉन्सेप्ट ले लेते हैं, कल पढ़ लेंगे चतुर्भुज।
कल दो नए टॉपिक हैं, ध्यान रखेंगे, दोनों टॉपिक नए हैं।